मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हमारे चर्चा का विषय है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का संविधान। सभी जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसके साथ ही इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। भारत का संविधान सिर्फ एक लिखित दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक भारतीय नागरिक की पहचान है। हर साल 26 जनवरी को हम सभी देशवासी अपनी इसी पहचान को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। 1950 में इसी दिन भारत का संविधान पूरे देश पर लागू किया गया था। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े संविधान की रचना करना कोई आसान काम नहीं था। ये उन लोगों की कड़ी मेहनत का फल था जिन्होंने इसकी कल्पना कर कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लेकर इसे एक लिखित रूप दिया था। भारत के संविधान के निर्माण के पीछे मौजूद कहानी को भारत के इतिहास में एक उल्लेखनीय स्थान प्राप्त है। तो आइए देखते हैं इतिहास के पन्नों से भारतीय संविधान के बनने की कहानी। मूविंग टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, लेकिन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और अधिकारों के विकास की प्रक्रिया संविधान सभा के बनने से बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। 1858 से ही विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटिश इंडिया में संविधान के तत्वों को लागू करने का प्रयास ब्रिटिश शासकों द्वारा किया गया था। इनमें से पहला अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। इसके बाद ब्रिटिश द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट्स 1861, 1892, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रस्तुत किया गया। हालांकि इनमें भारतीयों की कोई भूमिका नहीं थी और उन्हें शामिल नहीं किया गया था। दरअसल कॉलोनियल काल के दौरान पेश किए गए ये सभी एक्ट्स केवल कॉलोनियल इंटरेस्ट की तरफ रुझान रखते थे और उनका भारत के अहम उद्देश्यों को पूरा करने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। भारतीयों द्वारा संविधान तैयार करने का पहला प्रयास मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1928 में किया गया था। इस ड्राफ्ट को हम नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के रूप में जानते हैं। दोस्तों, सन 1934 में संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन का विचार पहली बार एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एम.एन. रॉय भारत में कम्युनिस्ट मूवमेंट के संस्थापक और रेडिकल डेमोक्रेटिज्म के समर्थक थे। इसके बाद 1935 में औपचारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी द्वारा भारत के संविधान की रचना के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन करने की मांग रखी गई। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पेश किया और इसने भी भारतीयों को निराश ही किया। हालांकि 1935 का ये अधिनियम अंत में जाकर भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण सोर्स बना। इसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी की ओर से घोषित किया कि स्वतंत्र भारत का संविधान एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाना चाहिए। शुरुआत में कॉलोनियल अधिकारियों ने संविधान के निर्माण की मांग का विरोध किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप और ब्रिटेन में नई सरकार के गठन के साथ परिस्थितियां बदली और अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा इस मांग को 1940 में स्वीकार किया गया। आइए देखते हैं कब और कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन संभव हो पाया। फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से ऑगस्ट ऑफर नामक एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा वादा किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर का निर्धारण करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की जाएगी। और इसी क्रम में 1942 में ब्रिटिश सरकार ने अपने कैबिनेट सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा इस मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया। जहां एक तरफ आईएनसी ब्रिटिश द्वारा ऑफर किए गए डोमिनियन स्टेटस के पक्ष में नहीं थी, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग 2 ऑटोनोमस स्टेट्स और 2 संविधान सभा के गठन की मांग कर रही थी। परिणाम स्वरूप क्रिप्स मिशन असफल हो गया। इसके बाद सन 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट सदस्यों का एक और प्रतिनिधिमंडल भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान के रूप में जाना जाता है। इसमें 3 कैबिनेट सदस्य शामिल थे। पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे सर स्टैफर्ड क्रिप्स और तीसरे मिस्टर ए.वी. अलेक्जेंडर।
ये कैबिनेट मिशन ही था जिसके प्रस्ताव से भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक बुनियादी ढांचा तैयार किया गया और इसे संविधान सभा का नाम दिया गया। इस मिशन के अनुसार सभी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स के संबंधित जनसंख्या के अनुपात में असेंबली में सीट्स प्रदान की जाएंगी। लगभग हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट आवंटित की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सीट्स थीं और इनमें से 296 सीट्स ब्रिटिश इंडिया के लिए और शेष 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स के लिए आवंटित हुईं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए साल 1946 के जुलाई-अगस्त महीने के दौरान ब्रिटिश सरकार की 296 सीट्स के लिए चुनाव कराए गए। इन सीट्स में आईएनसी ने कुल 208 सीट्स पर जीत हासिल की, वहीं मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स हासिल की और बाकी की बची 15 सीट्स इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को मिली। हालांकि संविधान सभा के सदस्य सीधे भारतीय लोगों द्वारा नहीं चुने गए थे, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से चुने जाने के बावजूद संविधान सभा में समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, एससीज एंड एसटीज, बैकवर्ड क्लासेस और इन सभी वर्गों से संबंधित कुल 15 महिलाएं भी शामिल थीं। और इस प्रकार कई मुश्किलों के बाद अंततः संविधान सभा का गठन हो ही गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान एक लंबी प्रक्रिया और विचार विमर्श का परिणाम है और इस विचार विमर्श की कहानी शुरू होती है कंस्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक से। आइए देखते हैं भारतीय संविधान के निर्माण में इस संविधान सभा की क्या भूमिका रही। रोल ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 टू 1949। दोस्तों, आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जिसका इंतजार संविधान सभा के गठन का प्रयास करने वाले सभी राष्ट्रवादियों को था। 9 दिसंबर 1946 ये वही दिन था जब संविधान सभा की पहली बैठक के लिए सभी प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूशन हॉल पहुंच गए। हिंदुस्तान का एक नया रूप देने के लिए और नए संविधान को एक आकार देने के लिए भारत की सभी महत्वपूर्ण हस्तियां वहां मौजूद थीं। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का पूर्ण बहिष्कार किया था। इसके साथ ही दो अहम लोग वहां नहीं थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रकार बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। फ्रांस की एक परंपरा को फॉलो करते हुए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का टेम्पररी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को चुनाव प्रक्रिया के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली का प्रेसिडेंट और H.C. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इसके साथ ही सर B.N. राव को असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया। दोस्तों, अभी सभी सदस्य नए संविधान सभा के नियमों में ढल ही रहे थे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जो हमारे संविधान की नींव बनने वाला था। इस प्रस्ताव को हम ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। दरअसल ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन स्वतंत्र भारत के लिए वो विजन था जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स और फिलॉसफी को निर्धारित किया। ये रेजोल्यूशन था संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में। सभा में इसका विवरण देते हुए नेहरू जी ने बोला, हमारा भारत एक फुली सॉवरेन रिपब्लिक होगा। ये अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। भारतीय संघ के रूप में हमारे देश में ऐसे क्षेत्र शामिल किए जाएंगे जो उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। इसके साथ ही प्रिंसली स्टेट्स और वैसे क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं जो सॉवरेन इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारतीय नागरिकों को आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक अवसर और कानून के समक्ष समानता के साथ साथ विचार की अभिव्यक्ति, भ्रमण, संगठन बनाना, धार्मिक विश्वास इत्यादि सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही भारत में बैकवर्ड कास्ट्स और ट्राइब्स, माइनॉरिटीज इत्यादि समूह के लोगों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा नेहरू जी ने घोषणा की कि सॉवरेन भारत की सभी पावर और अथॉरिटी का अंतिम स्रोत केवल भारत की जनता होगी। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को सभा के सभी सदस्यों द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक मत से स्वीकार कर लिया गया। इस रेजोल्यूशन ने बाद में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी रेजोल्यूशन के मॉडिफाइड वर्जन को वर्तमान संविधान के प्रीएम्बल यानी कि उद्देशिका के रूप में जाना जाता है। संविधान बनाने का काम शुरू होने के कुछ समय बाद ही ब्रिटेन में सरकार बदल गई। नई सरकार के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने
20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि ब्रिटिश अब इंडियन पॉलिटिशियंस को पावर ट्रांसफर करेंगे और इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद 3 जून 1947 को इंडिया के नए वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने एक प्रस्ताव पेश किया। इसे माउंटबैटन प्लान के रूप में जाना जाता है। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट करते हुए भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पारित किया गया और इसी एक्ट की वजह से संविधान सभा अब फुली सॉवरेन बॉडी बन गई थी। इसका मतलब यह था कि ये सभा अब पूरी तरह से आजाद थी कि वो जैसा संविधान बनाना चाहे बना सकती है। चूंकि इसके साथ भारत का विभाजन भी हो गया था, तो सभा की सदस्यता 389 से घटकर 299 रह गई, क्योंकि काफी सारे प्रोविंसेस अब भारत का हिस्सा नहीं रहे थे। इसके साथ ही संविधान सभा अब एक लेजिस्लेटिव बॉडी बन चुकी थी। इसका मतलब यह था कि अब सभा के पास संविधान का निर्माण करने के अलावा एक और कार्य था, और वो था देश के लिए सामान्य कानून को अधिनियमित करना। और इसी कारण कंस्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिया का पहला पार्लियामेंट कहा जाता है। जब ये सभा संविधान बनाने का कार्य करती थी तो इसके प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं दूसरी ओर जब ये सभा अपने लेजिस्लेटिव फंक्शन का कार्य निभा रही होती थी तो इसके प्रेसिडेंट होते थे जीवी मावलंकर। सभा के ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 तक चले। दोस्तों, किसी भी प्रकार के मिसमैनेजमेंट से बचने के लिए और काम के बोझ को संतुलित करने के लिए संविधान सभा ने विभिन्न समितियों यानी कि कमिटीज का गठन किया था। उन सभी समितियों में से 8 मुख्य समितियां थीं। उन 8 समितियों में सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण समिति थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस समिति को विभिन्न समितियों के प्रस्तावों को ध्यान में रखकर भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का मुख्य कार्य सौंपा गया था। आइए इस समिति की भूमिका पर एक नजर डालते हैं। द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति में सभा के 7 सदस्य शामिल थे। इनमें समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अलावा डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, N. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादे कृष्णस्वामी अय्यर और T.T. कृष्णमाचारी शामिल थे। समिति ने 6 महीने से कम की अवधि में पहला ड्राफ्ट तैयार कर फरवरी 1948 में इसे प्रकाशित किया। इसके साथ ही भारत के लोगों को ड्राफ्ट में संशोधन पर चर्चा करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया और लोगों द्वारा बताए गए संशोधनों, आलोचनाओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए समिति ने संविधान का दूसरा ड्राफ्ट अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। अंततः 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप सभा में प्रस्तुत किया। इस अंतिम प्रारूप पर लगभग 32 दिनों तक विचार विमर्श किया गया और इस अवधि के दौरान इसमें 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,443 पर विस्तार से चर्चा की गई और अंत में भारत के संविधान को 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स में विभाजित किया गया। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स हो चुकी है। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी देशवासियों को और संविधान सभा के सदस्यों को बेसब्री से इंतजार था। आइए देखते हैं कब और कैसे हमारा संविधान अपनाया गया और देश भर में लागू हुआ। इनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को सभा में मौजूद 284 सदस्यों और सभा के प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के साथ भारत के संविधान को देश द्वारा अपना लिया गया था। 26 नवंबर को ही देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जाना जाता है। हालांकि 26 नवंबर को इसे अपना तो लिया गया था, लेकिन फिर भी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल गवर्नमेंट इत्यादि जैसे कुछ प्रावधानों को छोड़कर संविधान का शेष प्रमुख भाग पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसीलिए इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को विशेष तौर पर इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण चुना गया था।
साल 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और इसी दिन के स्मरण में इस तारीख का चयन हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। हालांकि सभा को समाप्त नहीं किया गया और भारत के अस्थायी संसद के रूप में 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951 में हुए पहले आम चुनाव तक ये कार्य करती रही। संविधान के निर्माण के अलावा संविधान सभा ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ और कार्यों को भी संपन्न किया था। इसने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को इसके वर्तमान रूप में अपनाया था। इसके साथ ही 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई थी। हालांकि तब इसके लिए टाइपिंग या प्रिंटिंग का उपयोग नहीं हुआ था। दोनों भाषाओं में इसकी ओरिजिनल कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखी गई थी। इस कार्य को पूरा करने में उन्हें 6 महीने लगे थे। इसके साथ ही संविधान के प्रत्येक पेज को आचार्य नंदलाल बोस द्वारा चित्रों से सजाया गया था और उनके शिष्य राम मनोहर सिन्हा द्वारा इसके इंट्रोडक्शन पेज को सजाने का काम किया गया था। यकीनन हम इन सभी महत्वपूर्ण हस्तियों के आभारी रहेंगे, जिनके अथक प्रयास और मेहनत के कारण इस देश को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति संविधान के रूप में मिली। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी कहानी संविधान के निर्माण की, जिसे भारत में सभी कानूनों की जननी माना जाता है। देश में किसी को भी संविधान का उल्लंघन करने की शक्तियां उपलब्ध नहीं है। आज की चर्चा यही समाप्त करते हुए हम आप दर्शकों के लिए एक सवाल देकर जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हमने आपको बताया था कि संविधान सभा के सदस्यों में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। वो श्रेष्ठ महिलाएं कौन कौन थीं? आप इसका जवाब हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।